अब होगी लाइव दोनों जगह। हम्म। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? बस मेरे सामने अभी मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके कमेंट 1 मिनट में सेट होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सुबह वाली मैराथन क्लास जरूर देखी होगी, जहां हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को पूरी मैंने कोशिश की कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, है ना। और अभी जो हमारा बैच है ये ज्योग्राफी स्पेशल बैच की पहली क्लास है यूट्यूब पर, राइट। तो मुझे लगा कि एक क्लास यूट्यूब पर भी करा देते हैं, कुछ ना कुछ भाई आपको सीखने को ही मिलेगा, राइट। और बैच के बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये 3 सितंबर को हमारा बैच शुरू हुआ है, जो टारगेटेड है। अगर मैं एग्जाम की बात करूंगा तो पुराना पोस्टर लगा दिया। एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, साथ ही साथ नेट जेआरएफ का एग्जाम है, या फिर एसएससी का भी। अब देखो एक चीज नोटिस करना, आप जो एसएससी ने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे हैं वो क्या लेवल के पूछे हैं, आप खुद सोचना। एक दो क्वेश्चंस तो मैंने खुद लाइव देखे वहां पे, कि जो लेक होती है, लेक के अंदर जो वाटर लेयर्स होती हैं, जो हम स्पेशल वाले बैच में पढ़ते थे, है ना, वो वहां पे पूछ रखे हैं भाई साहब, थर्मोक्लाइन वगैरह के बारे में, है ना। वो आज जो मैंने सुबह एक्सप्लेन किए हैं वो सारे, तो भाई साहब पूछो ही मत। तो हर एक एग्जाम का लेवल बढ़ ही रहा है। और आप लोगों को अच्छे से बताइए कि जो स्पेशल बैचेस होते हैं उसमें हम पूरा खींच के लेके चलते हैं सिलेबस को, कि भाई चाहे सिलेबस थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन कुछ रह ना पाए स्टूडेंट का, थोड़ा पेज ऊपर कर दियो, ओके। चलिए फिर, और इस वाले बैच की भी जो फीस चल रही है वो 699 रुपये चल रही है। बिना किसी देरी के हम सीधे आते हैं टॉपिक पर, यानी कि मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलो जी, देखो ध्यान से। इंडियन ज्योग्राफी से बैच की शुरुआत हुई थी, बैच का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, देखो ध्यान से, मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इससे पिछली क्लास ऐप पर फ्री पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हिंदी में कहा जाएगा भारत की भूगार्भिक संरचना। और उस क्लास में मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीधा सीधा फाउंडेशन से, यानी कि कोई भी माउंटेन है उसका स्ट्रक्चर है, कोई भी प्लेट्यू है उसका स्ट्रक्चर है, कोई भी पर्टिकुलर एक बड़ा लैंड मास है उसका स्ट्रक्चर है। तो वहां पे हम लोग फोकस करते हैं किस चीज पे? वहां के रॉक स्ट्रक्चर पे। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रोफेसर वाडिया के बारे में। तो जो प्रोफेसर वाडिया थे, इन्होंने क्या कहा हमारे इंडिया के बारे में? प्रोफेसर वाडिया ने कहा कि जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट में? तो आपका आंसर होगा इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इन्होंने कहा भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन से भाग बताए उन्होंने? देखो ध्यान से। पहला भाग इन्होंने जो बताया वो बताया नदर्न माउंटेन। मैं लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा भाग बताया इन्होंने पेनिनसुला। और तीसरा भाग बताया इन्होंने ट्रांजिशन प्लेन्स। हिंदी में इसी को कहा जाएगा उत्तरी पर्वत,
नेक्स्ट इसे कहा जाएगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है संक्रमण मैदान, कह सकते हो, या मध्यवर्ती मैदान। इन्होंने हमारे भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आगे बात समझ में। और इसको हम रिलेट करेंगे जो आज सुबह हमने मैराथन क्लास लिए क्वेश्चंस की उसके साथ भी। अब ये भाग कहां कहां थे इस चीज को हम लोग मैप पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? यूट्यूब वालों मजे काट रहे हो जीवन में, है? अच्छा खासा मैपिंग की क्लास कराता था मैं तब तो। नहीं सर, है नहीं करेंगे नहीं करेंगे मत करो। एनवायरमेंटल स्पेशल बैच जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखो ध्यान से। प्रोफेसर वाडिया ने क्या कहा? प्रोफेसर वाडिया ने ये वाला जो डिवीजन था इसको लगभग यहां से यूं डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि जो नदन माउंटेन है वो किस तरीके के हैं, वो इस तरीके के हैं। ये डिवाइड कर लिया, इसमें सिक्किम भी शामिल हो जाएगा। ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाकी फिर इनसे पूछा पेनिनसुला में कौन सा पार्ट आएगा, राइट? तो इन्होंने कहा पेनिनसुला की अगर हम बात करेंगे तो पेनिनसुला में ये पूरा का पूरा हिस्सा आ जाएगा। फिर उसके बाद बचा हुआ ये जो था, यानी कि हम अगर इसको, ये तो हो गया पहला भाग और ये हो गया पेनिनसुला वाला दूसरा भाग, और बचा हुआ जो भाग है ये हो गया क्या? ये हो गया तीसरा भाग, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्लेन। बात क्लियर है यहां तक? अब एक एक करके हमें समझना होगा कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और इसके बारे में क्या कहा प्रोफेसर वाडिया ने। बात समझ में आ रही है? चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नदन माउंटेन वॉल। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इसमें हेडिंग डालना होगा। नोट्स बनाना साथ के साथ ही, मैं सोचना के बाद में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कभी आप लोगों का यूट्यूब पे आके या बैच में आके टाइम खराब नहीं किया होगा। बेशक जल्दी क्लास छोड़ दियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, नदन माउंटेन। हिंदी में कहा जाएगा इसी को उत्तरी पर्वत। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में, हम इंडिया को 2 सेक्शन में अगर डिवाइड करते हैं, पहला सेक्शन हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो एकदम से स्टेबल लैंड की कैटेगरी में किसे रखोगे आप, नॉर्थ इंडिया को या साउथ इंडिया को? ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा हुआ है ना? एक बार कमेंट में लिखो जल्दी से। सर एक क्लास के क्या ही नोट्स बनाए, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। फिर तो आप ये सोच लोगे कि न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है, इसके क्या ही लिखे हम, इसको क्या ही नोट करें। द हिंदू में कोई आर्टिकल आया हुआ है। बात ये होती है कौन सी चीज कब हमारे काम आ जाए, कोई पता थोड़ी है। आप मुझे ये बताओ, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में स्टेबल किसको मानोगे आप, नॉर्थ पार्ट को या साउथ पार्ट को? बताओ जल्दी से, स्टेबल किसे माना जाएगा? देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा आपसे यहां पे नॉर्थ इंडिया की, तो भाई सभी लोगों को अच्छे से पता है, क्या पता है? सभी लोगों को अच्छे से ये पता है। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूंगा तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखना ध्यान से। ये बात सभी को अच्छे से पता है कि सर यहां पे जाके जब हिमालय, क्या नाम है, जब यहां जाकर के जब ये इंडिया टकराया है, तो इसके टकराने से यहां बना है इंडिया के नॉर्थ में विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत, दैट इज कॉल्ड हिमालय। अब यहां प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है तो उसी दरमियान एक कोलिजन की वजह से, ध्यान से सुनना, उसी दरमियान कोलिजन की वजह से यहां पे डिफरेंट फॉल्ट लाइन का फॉर्मेशन हो गया। आगे बात समझ में? यहां पे क्या हुआ है, फॉल्ट लाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्योंकि इंडियन प्लेट ऐसा माना जाता है लगभग 7 सेंटीमीटर खिसक जाती है एक साल में, तो ऐसी स्थिति में एक बात बताओ, ये जैसे ही इधर की तरफ खिसकेगी तो यहां भूकंपी झटके उत्तर भारत में कम महसूस होंगे या ज्यादा महसूस होंगे? आपका आंसर होगा ज्यादा महसूस होंगे। भाई प्रैक्टिकली सोच कर देखो, आप दिवाली का टाइम है और आप पटाखे चला रहे हो, एक ऐसा नया बना हुआ घर है जो एकदम मजबूती से बना हुआ है, आप उस पे पटाखे चलाओगे, वाइब्रेशन कम होंगे, पता नहीं चलेगा। और एक ऐसा घर है जो कि बिल्कुल गिरने की हालत में है ना, पत्थरों से जो पटा हुआ है पूरी तरह से, अगर आप उसकी छत पे रख के पटाखे चलाओगे
तो आपको वाइब्रेशन फील होंगे। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये कि जो वीक सरफेस होगी वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा फील होंगे, जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग सरफेस होगी वहां पे वाइब्रेशन कम फील होंगे। अब क्योंकि हिमालय के बनने से यहां पे पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो काफी ज्यादा फॉल्टेड हो चुकी हैं, अंदर से टूटी हुई चट्टानें हैं, भ्रंशित चट्टानें हैं। यही कारण है कि जब हिमालय का फॉर्म यहां पे हल्की सी भी अगर प्लेट मूव करती है तो हमें उच्च तीव्रता के भूकंप दिखाई देते हैं। यानी पूरा का पूरा हिमालयन रीजन जो है वो एक अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है, और ये पूरा का पूरा रीजन हमारे उत्तर भारत में स्थित है अगर हम बात करेंगे तो। यानी हिमालय फॉर्मेशन की वजह से हमारे इंडिया में फॉल्टेड रॉक पाई जाती है, और उन्हीं फॉल्टेड रॉक की वजह से जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो एक स्टेबल लैंड की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आता है एक अनस्टेबल लैंड की कैटेगरी में। आगे बात समझ में? और एसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था? एसएससी ने पूछा कि कौन सा लैंड पोर्शन हमारे भारत का ज्यादा स्टेबल है, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया? साउथ इंडिया इन द सेंस पेनिनसुला। आगे बात समझ में? तो हम यहां पे डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखो ध्यान से। हम पहला पॉइंट यहां लिखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें क्या कंडीशन है। बहुत ध्यान से सुनना। इन नॉर्थ इंडिया हिमालय माउंटेन लोकेटेड। जो कैसे बना? विच फॉर्म्ड बाई कन्वर्जेंट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। हाँ या ना भाई? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, साफ सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है। मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या हुआ, तो आपका आंसर होगा उत्तर भारत में हिमालय पर्वत है। जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। ये तो हो गया कि उत्तर भारत में क्या मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आगे इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर वाडिया का क्या मानना है? इनका मानना यह है, ध्यान से सुनना, कि इसी कन्वर्जेंट की वजह से यहां पे चट्टानें जो थी वो भ्रंशित हुई। ओके, बाय दिस कन्वर्जेंट रॉक्स में क्या हुआ? रॉक्स फॉल्टेड, राइट? अभिसरण से चट्टानें भ्रंशित हुई, अभिसरण से चट्टानें भ्रंशित हुई, है ना? और फिर क्या हुआ? इट बिकम वीक, और कमजोर हुई। आगे बात समझ में? चट्टानें एक तो भ्रंशित हुई है, और भ्रंशित होने के साथ साथ क्या हुई है? ये कमजोर हुई है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने कहा कि अगर यहां अर्थक्वेक ट्रीमर्स फील होंगे तो इन चट्टानों में ज्यादा फील होंगे। ओके, हियर इसमें पूरा लिखेंगे, इफ इंडियन प्लेट मूव अगर इंडियन प्लेट मूव करती है तो यहां पे क्या होता है? अर्थक्वेक ट्रीमर्स।
अगर भारतीय प्लेट गति करती है तो क्या होगा? तो भूकंप आता है, ऐसे लिख लो सीधा सीधा, भूकंप आता है। और यहां लगातार भूकंप आने की वजह से लैंडस्लाइड इंक्रीज हो रही है, राइट? यहां पे और क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड, एक्सीडेंट, फ्रीक्वेंटली फॉर्म्ड या फ्रीक्वेंटली कंडक्ट। इस क्षेत्र में, जो हिमालय के आसपास का क्षेत्र है, यहां पे भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती हैं। बात क्लियर है? तो नदन माउंटेन कैसा रीजन हुआ? एक अनस्टेबल रीजन हुआ। ये एक अस्थिर क्षेत्र है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे पूरा समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करके बताओ पूरा समझ आया नहीं आया। दिख रहा है पूरा? एक बार पढ़कर देखो इस पे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इससे में एक पॉइंट क्लियर होता है कि हमारा उत्तर भारत जो है वो स्टेबल नहीं है, राइट? जल्दी से, वॉचिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? मैपिंग वाली क्लास में तो खूब चलती थी, आज क्या हो गया जबकि इतने लंबे टाइम बाद क्लास ले रहे हैं? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्होंने और क्या कहा, एक लाइन और लिख रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू वाडिया, जो प्रोफेसर वाडिया थे, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जब ये हिमालय माउंटेन बना तो इसी हिमालय माउंटेन के बनने की वजह से होता क्या है, यहां बंगाल की खाड़ी में भी कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गया। और जो बंगाल की खाड़ी में कुछ भाग ऊपर की तरफ उठा, इसी भाग को क्या कहा गया? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार कहा गया। यानी प्रोफेसर वाडिया ये मानते हैं कि अंडमान निकोबार इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन। हालांकि वो कहानी अलग है कि आगे क्या है, लेकिन हम एक एक करके क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी प्रोफेसर वाडिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे स्पेट के बारे में। ओके, स्पेट एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या कहा प्रोफेसर वाडिया ने, मैं वही लिख रहा हूं यहां पे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाडिया, जो अंडमान निकोबार है वो है क्या? अंडमान निकोबार इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन, है ना? इनके अनुसार अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार हिमालय का विस्तार है। इन्होंने कहा कि जब हिमालय माउंटेन बना है उसी दरमियान इस कोलिजन की वजह से जो बंगाल की खाड़ी का पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया, है ना, बंगाल की खाड़ी का पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया, उसी को क्या कहा गया? तो आपका आंसर होगा, उसी को कहा गया फिर अंडमान निकोबार। ऐसा प्रोफेसर वाडिया ने माना।
अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, इनका क्या कहना था, किसके बारे में, अबाउट पेनिनसुला के बारे में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में कहा गया। अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा, आप इसको कह सकते हो कि ये पड़ता है नर्मदा वैली के दक्षिण का क्षेत्र है ना। ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है साउथ ऑफ नर्मदा वैली। ये नर्मदा घाटी के दक्षिण का क्षेत्र है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहां पे क्या कंडीशन है, देखो पेनिनसुला इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी विवर्तनिक घटना यहां पर नहीं होती है। यही कारण है कि यहां पर फॉल्ट लाइन नहीं है, और जब फॉल्ट लाइन नहीं है ना ही टेक्टोनिक इवेंट होता है, यही कारण है कि यहां पर अर्थक्वेक ट्रीमर्स बहुत कम फील होते हैं, यानी ये क्षेत्र भूकंप संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या नहीं है, टेक्टोनिक इवेंट एंड फॉल्ट लाइन डू नॉट फाउंड। यहां क्या नहीं होता, विवर्तनिक घटनाएं और भ्रंश रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो क्या ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन होगा, आपका आंसर होगा नहीं होगा। मैं एक एक कमेंट पे नजर है मेरी, जो आप लोग आपस में बातें कर रहे हो दिख रहा है मुझे, तो इसलिए ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन नहीं है। दिस रीजन इज नॉट अर्थक्वेक सेंसिटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूकंप नहीं आते, लेकिन एकदम से सेंसिटिव रीजन नहीं है, जैसे कभी भी भूकंप आ जाए, यानी जोन 5 के अंतर्गत यहां पे नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूंगा नॉर्थ इंडिया की, तो अनस्टेबल इसलिए और माना जाता है क्योंकि ये नदन माउंटेन जो है, ये आता है जोन कौन सी के अंतर्गत, तो आपका आंसर होगा ये जोन 5 के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूंगा दिस रीजन इज नॉट अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन, ये क्या नहीं है, तो आपका आंसर होगा ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। और क्या तारीफ है इसकी, अगर देखा जाए शेप कैसी है इसकी, मैं इधर लिख रहा हूं, तो इसकी जब हम शेप की बात करेंगे तो शेप है इसकी ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। इंडिया के मैप पे हम देखते हैं इसको, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, देखो ध्यान से। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ये कैसा है, तो आपका आंसर होगा ये एक ट्रायंगल की तरह है। और आगे अगर हम बात करेंगे इसका स्लोप किधर है, तो इन्होंने कहा स्लोप इसका ईस्ट वर्ड है, यानी ये पेनिनसुला एकदम ऐसे यूं झुका हुआ है, एकदम ऐसे न होकर ऐसे यूं झुका हुआ है, राइट। तो वही मैंने यहां पे आपको बताया है, शेप ट्रायंगुलर है इसकी, और स्लोप किधर है इसका, स्लोप है ईस्ट वर्ड।
पूर्व की ओर ढाल है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे भारत में उत्तर भारत ज्यादा पुराना है या दक्षिण भारत ज्यादा पुराना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे भारत में जो साउथ इंडिया या ये वाला जो पार्ट है, इसको माना जाता है एंशियंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसे माना जाता है भारत का प्राचीनतम भाग। अब यहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं या नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारा इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था, है ना, ये बात मैं कई बैचेस में बता भी चुका हूं, जब हमारा भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था तो उसी दरमियान वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और उस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ध्यान से सुनना, उस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ? मैग्मा का डिपोजिशन हुआ हमारे साउथ इंडिया में। यही कारण है कि हमारे साउथ इंडिया में मिनरल्स डिपोजिशन पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया जो है स्टेप, अब एक बात बताओ, मैंने ये तो लिखा कि यहाँ पे फॉल्ट लाइन नहीं है और यहाँ पे अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मिनरल्स नहीं पाए जाएंगे या फिर एक पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से होगा। यहाँ पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रॉक के अंदर, जैसे कोडप्पा चट्टान पाई जाती है, धारबाड़ चट्टान पाई जाती है ना, टर्शरी रॉक पाई जाती है, तो उनकी वजह से यहां पर, ध्यान से सुनना, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां एक्चुअल में जो मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ है ना, जो सॉरी यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वो फिसर इरप्शन हुआ है। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हियर फिशर इरप्शन मैग्मा डिपोजिट फाउंड। यहां पे क्या हुआ है? तो आपका आंसर होगा यहां पे दरारी उद्गार का, दरारी उद्गार मैग्मा का जमाव पाया जाता है। ठीक है, दरारी उद्गार मैग्मा का यहां पे क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। अब यहां पे आपको एक वर्ड मिला है फिशर इरप्शन, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, यानी दरारी उद्गार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे पानी की टंकी है, राइट? पानी की टंकी है और पानी की टंकी से धीरे धीरे करके पानी बाहर आ रहा है, धीरे धीरे करके पानी बाहर आ रहा है, उसी को फिशर लीकेज भी कह सकते हो आप एक तरह से, वो फिशर लीकेज हो गया। तो जब अर्थ के अंदर से मैग्मा, तरल मैग्मा यानी लिक्विड फॉर्म में, गाढ़ा मैग्मा नहीं, लिक्विड मैग्मा धीरे धीरे जब बाहर आता है, तो वो लेयर बाय लेयर जमता चला जाता है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे इस प्रोसेस से कौन सा हमारे इंडिया का भाग बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा इस प्रोसेस से बना हुआ है हमारे इंडिया का दक्कन का पठार। आगे बात समझ में? यहां पे ये पाया जाता है और इससे फिर क्या देखने को मिलता है? कुछ पर्टिकुलर रीजन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो मिनरल्स का डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मिनरल्स का डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे कि इसका स्लोप किधर है, ईस्टवार्ड है, राइट? तो ईस्टवार्ड स्लोप होने का मतलब यह हो गया कि दक्षिण भारत की जो मुख्य नदियां हैं उनका ड्रेनेज किधर होगा, है ना? तो ड्रेनेज जो होगा वो ईस्टवार्ड होगा। यही कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में नदियां, बड़ी बड़ी नदियां गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं। एक बार फिर से सुन लो जो मैंने अब तक बताया। मैंने सबसे पहले यह बताया कि प्रोफेसर मैंने सबसे पहले यह बताया कि प्रोफेसर वाडिया के क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका आंसर होगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। नदन प्लेन्स हो गया, पेनिनसुला हो गया, ट्रांजिशन प्लेन हो गए। उसके बाद में नदन प्लेन्स के बारे में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय माउंटेन है और वहां पे भ्रंशित चट्टान पाई जाती है, इसलिए वहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं। और भूकंप ज्यादा आने का मतलब यह कि यहाँ पे
लगभग 5 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं। यही कारण है कि ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। और मैंने फिर ये भी बताया कि यहां पे भूकंप आने के पीछे कारण क्या है, लैंडस्लाइड भी यहां पे ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है, ये भी बताया मैंने। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो प्रोफेसर बाडिया ने ये कहा कि जो अंडमान निकोबार है वो हिमालय का विस्तार है, यानी कि जब हिमालय बना उसी दरमियान अंडमान निकोबार भी बना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पेनिनसुला रीजन की, पेनिनसुला रीजन में मैंने क्या बताया, मैंने कहा नर्मदा के लगभग नीचे का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहां पर न तो टेक्टोनिक इवेंट होता है किसी भी प्रकार का और ना ही भूकंप आते हैं। यही कारण है कि यहां पे ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन नहीं है। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है, स्लोप ईस्टवर्ड है, एंशिएंट पार्ट है हमारे इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम चट्टान पाई जाती है। और ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है हमारे भारत का, यहाँ ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है क्योंकि फिशर इरप्शन हुआ है, राइट। यहाँ पे मिनरल्स की डिपोजिशन भी पाए जाते हैं क्योंकि मिनरल बेल्ट जो है हमारे इंडिया में बनी थी जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था। अब क्योंकि उस हॉटस्पॉट से गुजरने पर इंडिया का ईस्ट पार्ट आगे था, यही कारण है कि भारत के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा मिनरल्स का डिपोजिशन पाया जाता है। आगे बात समझ में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा प्रोफेसर वाडिया ने, प्रोफेसर वाडिया ने पेनिनसुला रीजन के बारे में यह कहा, अरावली भी पेनिनसुला रीजन का ही पार्ट है। ओके, अरावली जो है वो पेनिनसुला का पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे प्रोफेसर वाडिया ने यह कहा कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है वो किसका पार्ट है, पेनिनसुला का पार्ट है। एक लाइन में मैं लिख देता हूं इन्होंने और क्या कहा। इन्होंने कहा लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ पेनिनसुला। लक्षद्वीप प्रायद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अब आपको, ट्रांजिशन प्लेन। ये है संक्रमण मैदान। अब प्रोफेसर वाडिया के अकॉर्डिंग ये कहां पर है, प्रोफेसर वाडिया ने बताया कि ये लोकेटेड हैं, लोकेटेड बिटवीन नदन माउंटेन नदन माउंटेन एंड पेनिनसुला। है ना, जो ट्रांजिशन प्लेन है वो किस किस के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा नदन माउंटेन और पेनिनसुला के बीच है। मैं लिख देता हूं ये कहां पर है, उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वत तथा प्रायद्वीप के मध्य है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा मैदानी भाग कैसे बना हुआ है, इसी को हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं। ओके, किस नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बना कैसे है, तो आपका आंसर होगा, इसके बारे में कहा गया फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपोजिशन। कैसे बना हुआ है ये, अवसाद जमाव से बना है। नदी अवसाद जमाव से बना मैदानी भाग है। भाई ऊपर से जब नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं तो इस मैदानी क्षेत्र में नदियों ने अपने अवसादों का जमाव किया,
और उन अवसादों में अगर देखा जाए, है ना, उन अवसादों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से एक एलुवियम पाया जाता है, जिसे हिंदी में जलोढ़ कहा जाता है। उस एलुवियम में लाइम होता है, पोटास होता है। यही कारण है कि इसको सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो इस मैदानी भाग की अगर हम बात करेंगे, 2500 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है, राइट। 2500 किलोमीटर की लंबाई में यह मैदानी भाग फैला हुआ है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसकी लेंथ कितनी है, तो आपका आंसर होगा, लेंथ है इसकी 2500 किलोमीटर, राइट। और टोटल एरिया कितना है इसका, एरिया है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। खास बात क्या है यहां पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, एलुवियम फाउंड। यही इसकी खास बात है, यानी कि यहां पे उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब एक बात बताओ, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग 54% जो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से निर्भर है किस पर, ध्यान से सुनना, वो निर्भर है एग्रीकल्चर पे, राइट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी या ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी यहाँ पे हाईएस्ट, या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ की वो कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की हाई, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे हाई है। अगर पूछा जाता है कौन कौन सी नदियों के मध्य का है ये, तो इसके पश्चिम में नदी जो है, वहां पे नदी बहती है एक, जिसका नाम है घग्गर रिवर। और वहीं अगर मैं इसके ईस्ट की बात करूंगा, तो ईस्ट में बहती है इसके ब्रह्मपुत्र रिवर। एक तो है यहां पे घग्गर रिवर, है ना। कौन सी रिवर है यहां पे, एक सेकेंड, एक तो यहां पे घग्गर रिवर और इधर की साइड में है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। घग्गर नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है संक्रमण क्षेत्र जो है, ओके। मैं फिर से आपको बता दूं, अभी हमने केवल और केवल प्रोफेसर बाडिया के बारे में बात किया है, ओके। अब एक्चुअल में क्या कंडीशन है वो हम बताएंगे, क्योंकि इसमें एक दो करेक्शन की जरूरत है। जैसे लक्षद्वीप के बारे में इन्होंने कहा कि पेनिनसुला का ही पार्ट है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो कोरल सेडिमेंट डिपोजिशन से बना हुआ है। इन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, जबकि इन्होंने कहा कि हिमालय का पार्ट है, ओके। सर रोना आ रहा है हमें, मैपिंग की क्लास चल रही है, पूरा करवा दो उसे, परेशान मत हो, मुझे लगभग 15-20 दिन का टाइम और दो, मैं फ्री हो जाऊंगा, तुरंत मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ओके। कर पाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, अब इतना इमोशनल होके बोलोगे तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ता ही है ना। ये बताओ ईमानदारी से पूरा समझ में आया नहीं आया, ठीक है। यानी कि प्रोफेसर बाडिया एक का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पूरा कर चुके हैं, संक्रमण मैदान। एक बार मैप पे देख लो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समराइज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं कि अब तक मैंने जो बताया इसका मतलब क्या है और क्या मैं बताना चाह रहा था, क्या पढ़ा हमने, सॉरी, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा, वाडिया के अनुसार ये वाला कैसा लैंड है, ये है अनस्टेबल, ठीक है। ये कैसा है, अनस्टेबल। और यहां पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, यही तो पढ़ा हमने। आगे हमने क्या पढ़ा कि जो अंडमान निकोबार है ये किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, पार्ट ऑफ हिमालय,
मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये मत कहना कि सर क्या गलत पढ़ा दिया ये प्रोफेसर बाडिया के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या माना जाता है, ये है स्टेबल लैंड, राइट। और यहां पे चट्टान एक जैसी है, डाइवर्ट है, या यहां पे हम आप सीधा सीधा आपसे बोलेंगे भाई साहब यहां पे डिफरेंट रॉक पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंट रॉक के साथ साथ मिनरल्स डिपोजिशन भी ज्यादा है। क्या भूकंप आते हैं? बहुत कम भूकंप आते हैं, राइट। आगे अगर हम बात करेंगे मैदानी भाग, तो इन्होंने कहा कि मैदानी भाग इन दोनों के बीच का भाग है और यहां पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ओके, यहां पे क्या पाई जाती है? फर्टाइल सॉइल या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है। और खेती की अगर मैं बात करूंगा तो खेती यहां पे सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो आपका आंसर होगा यहां पे फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि यहां पे खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ये प्रोफेसर बाडिया का कहना था। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दो करेक्शन है इसमें। बताओ क्या कहते हो, एक बार सारे लोग कमेंट में आओ, समझ आया नहीं आया? हाँ जी, जल्दी से बताओ। अब आप बोलोगे कि सर इससे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। आप सीजीएल सीपीयू दोनों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, क्या क्या पूछा है मैं बताता हूं आपसे आज की क्लास में से, जो मैंने अभी पढ़ाया है, मतलब जो समराइज किया हमने टॉपिक को। यह पूछा हुआ है कि दक्कन का जो प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू किस प्रकार के इरप्शन से बना हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा फिशर इरप्शन से बना हुआ है। अब कैसे क्या कंडीशन है वो तो हम प्लेट्यू के साथ सीखेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पेनिनसुला है, आगे बात समझ में, इस पेनिनसुला की शेप पूछी गई है। आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, पता चल जाएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी आकृति कैसी है। आंसर हो जाता है कि जी उल्टी त्रिभुज जैसी है, राइट। कैसी है? उल्टी त्रिभुज जैसी है। इसका स्लोप भी पूछा गया है, और ये इनमें से ये भी पूछा गया, ये तो आज ही मैंने यूट्यूब पे कराया है कि स्टेबल पार्ट कौन सा है। तो याद रखना, जो हमारा साउथ इंडिया है, इट इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ अवर पेनिनसुला। आगे बात समझ में, ये क्या है? ये हमारे साउथ इंडिया का एक स्टेबल पार्ट है ना। ये पूरा हुआ, क्या है? ये स्टेबल पार्ट है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे भारत में कौन सी चट्टान पाई जाती है, अंगारा लैंड की चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना लैंड की चट्टान पाई जाती है, कमेंट करो एक बार फटाफट से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमारे भारत में मुख्यतः कौन सी चट्टान पाई जाती है, अगर ये पूछा जाता है कि जो हमारा भारत है, हमारे भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा? सर ये सीएचएसएल लिखा है क्या तूने, आकाश? सीएचएसएल में भी देखने को मिला। हमारे भारत में कोयला और चट्टान जो है वो गोंडवाना लैंड की पाई जाती है, राइट। बेसिकली गोंड वर्ड जो है ना, वो सेंट्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जो गोंड शब्द है, ठीक है। गोंड शब्द जो है वो इस बात को क्लियर करता है। ओके, तो आज हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा, और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भाई देखो, सिलेबस एक बार आप अच्छे से कंप्लीट करो, किस एग्जाम में क्या आना है वो तो बात की बात है, पहले हम सीख तो लें कम से कम। सीखने में भी कभी छोड़ देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो यहां पे हम लोग, मैंने इस वाले बैच की शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से की है। आप इससे पहली क्लास, एक और क्लास हुई है, आज ये सेकंड क्लास थी, आप ऐप पर जाकर दोनों क्लास सीक्वेंस में देख सकते हो। आपको लगता है कि हाँ बहुत कुछ बेहतर चल रहा है और सीक्वेंस में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। टोटल जो क्लास होंगी वो लगभग आपकी 150 क्लास होंगी। 150 क्लास होंगी जिसमें एक क्लास तकरीबन 1 घंटे की होगी, है ना। अब यूं 2-4 मिनट का तो डिफरेंस रहता ही, आपको पता ही है। 1 घंटे की क्लास का टारगेट लेके चलेंगे हम, लगभग 150 क्लास होंगी टोटल। और साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड मैपिंग, स्टेट मैपिंग, सारी कंप्लीट मैपिंग होगी। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट मैपिंग, इसमें मैपिंग सारी कंप्लीट होगी। फिजिकल ज्योग्राफी होगी, ह्यूमन ज्योग्राफी होगी, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक रीडिंग वगैरह की भी एक बड़ी वीडियो पड़ी हुई है। उससे आपको यह भी बता दिया जाएगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, अगर आप करना चाह, मतलब मौका मिलता है आपको करने का। और ये भी कि एनसीईआरटी बुक रीडिंग में कैसे हम लोग अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। और इस बैच की अभी जो फीस चल रही है वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए डेमो वीडियो देखने के बाद,
ठीक है। और पूरा लाइव प्लस वीओडी बैच है, जिसमें वीओडी भी चेक कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि बैच में एनरोल कराना ठीक है तो आप करा सकते हो। ओके, चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और दोस्तों पढ़ते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। यही जीवन में अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसको स्ट्रगल का फेस कहा जाता है, यानी कि आप पूरी तरह से, है ना, मेहनत करते रहो। बाकी रही बात मैपिंग की, अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा मुझे फ्री होने दो। ओके, फिर आपके लिए और कुछ बेहतर लेकर आते हैं, मैपिंग वगैरह कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।